हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रन अकेडमी। देखिए, पहले तो आपको आज दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड साथ ही साथ मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूं क्योंकि जो मैंने जस्ट लास्ट वीडियो भी जो अपलोड करी थी, मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग उसको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। उस पर कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों के आए हैं और ये देखकर सीरियसली मेरे को और मोटिवेशन मिली ताकि जब मैं ये वाली वीडियो अपलोड करूं तो और मेहनत से और रिसर्च से और बढ़िया तरीके से इसको बना के अपलोड करूं। तो अगर आपको आज की वीडियो भी पसंद आती है तो पहले तो इसको प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तभी हमारे यूट्यूब के एल्गोरिथम में ये सबसे आगे रिकमेंडेड होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है जरूर इसको शेयर भी करें, और अगर आप न्यू हैं इस चैनल के लिए तो पहले तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के अपडेटेड वीडियोस आपके इस चैनल में लाता रहता हूं। और अब मैं सीधा आपको, जैसे हमारी डिस्कशन हुई है कि वन शॉट वीडियोस भी आपको मैं ले देता रहूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ। ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ये 3 टॉपिक, जिसमें है डीसी मोटर, एसी जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर। क्योंकि पहले जो सिलेबस था उसके अंदर ये इंक्लूड नहीं था, अब के सिलेबस के अंदर ये इंक्लूडेड है, इंपॉर्टेंट भी है। तो मैंने एक ही साथ इसको आज की वीडियो में कवर कर दूंगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमें शुरुआत करनी है डीसी मोटर के साथ। बट डीसी मोटर को समझने से पहले हमें ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम अपने करंट कैरिंग वायर को रखते हैं। देखिए, हम ऑलरेडी ये बात स्टडी कर चुके हैं कि अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं किसी भी करंट कैरिंग वायर को रखूंगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसके बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो वो होता है F इज इक्वल टू आई इंटू एल इंटू बी, जिसमें F का जो मतलब है वो फोर्स है, I का मतलब हमारे पास करंट होता है, L वो लेंथ ऑफ वायर है जो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर है। सारी लेंथ नहीं लेते हम, सिर्फ वही लेंथ लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर होता है। और बी क्या रिप्रेजेंट करता है? बी रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है। चलिए, बात मेन है कि जो फोर्स है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड होगा, उसका डायरेक्शन होगा। जहां तक मैग्नीट्यूड की बात है वो तो ये रहा, कैलकुलेट करने का तरीका हमें पता है। मेन था इसकी डायरेक्शन को पता करना, और डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? डायरेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। बट उसके लिए पहले आपके सामने मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड शो करी है और साथ में एक जो करंट कैरिंग वायर है उसको शो किया है। मैंने देखा कईयों को ये नहीं समझ में आता बेटा कि क्रॉस का क्या मतलब होता है, डॉट का क्या मतलब होता है। तो पहले मैं थोड़ा इसके बारे में बता दूं। आपके सामने ये जो ब्लैक स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, मेरी बैकग्राउंड जो नजर आ रहा है आपका, ये आपके लिए स्क्रीन है। अगर इस स्क्रीन के अंदर परपेंडिकुलरली कोई चीज एंटर कर रही है, मतलब इट इज मूविंग अवे फ्रॉम यू। देखिए, अगर आप ऐसे स्क्रीन को देख रहे हो तो आपसे दूर जाना चाहिए, तो दैट इज अवे फ्रॉम यू होता है, इनटू द स्क्रीन। तो अगर उसको रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम क्रॉस का निशान लगाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अगर मेरे पास तीर कमान हो और अगर तीर मुझसे दूर जा रहा है तो वो पीछे का जो पंख होता है ना, उसका जो क्रॉस साइन है वो हमें दिखाई देता है। और वही तीर अगर मेरे पास आएगा तो मुझे उसका जो टिप है, मतलब जो डॉट है, वो नजर आएगा। तो ये एग्जैक्टली उसी पे बेस्ड है। तो अगर मैं क्रॉस शो करूं तो इसका मतलब है समथिंग इज एंटरिंग द स्क्रीन परपेंडिकुलरली अवे फ्रॉम यू। और अगर मैं डॉट रिप्रेजेंट करूं तो मतलब है समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन टुवर्ड्स यू। ठीक है, बट परपेंडिकुलरली। तो यह बात अपना ध्यान रखना। ठीक है। तो इन सब में जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक्ट कर रही है इनटू द पेपर अवे फ्रॉम यू, इसलिए मैंने क्रॉस शो किया। ये मेरी करंट कैरिंग वायर है और ये मेरी करंट की डायरेक्शन है। तो फोर्स कितनी एक्ट करेगी वो आपको पता लग गया, लेकिन डायरेक्शन पता करने के लिए हमें चाहिए होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि पहले तो आप अपने थंब, ये जो आपका इंडेक्स फिंगर है और जो मिडिल फिंगर है, उनको इस तरीके से अपना आप अरेंज करेंगे, ऐसे बिल्कुल बाहर की तरफ ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं कर देना, बाहर की तरफ प्रॉपरली। ठीक है, ये आपका होना चाहिए। जब आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो उस टाइम जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन आपने अलाइन करना है, और करंट के डायरेक्शन में आप अपने मिडिल फिंगर को अलाइन करेंगे। तो याद करने का तरीका हम क्या करते हैं कि FBI, मैं FBI के फॉर्म में याद रखता हूं।
सो जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा। आपने क्या करना है कि इंडेक्स फिंगर और जो आपका मिडिल फिंगर है, इन दोनों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और करंट की डायरेक्शन में अलाइन कर लो, आपको फोर्स की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली पता लग जाएगी। अब चलिए मैं आपको इस फिगर की तरफ लेके चलता हूं। क्रॉस मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड है इन टू द पेपर, अवे फ्रॉम यू, और साथ में करंट की डायरेक्शन इस तरफ है। तो मैंने क्या किया, अपने हैंड को इस तरीके से अलाइन किया। आप भी करिए लेफ्ट हैंड से, याद रखे लेफ्ट हैंड से करना है, राइट से नहीं करना। तो देख सकते हो आपकी इंडेक्स फिंगर जो है वो मैंने इन टू द पेपर शो किया है, मतलब मेरी तरफ पॉइंट आउट करिए, आप मेरी तरफ करो बस आप इसको, ठीक है। सो दैट इज द आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और ये जो है देखो करंट के डायरेक्शन में मैंने अपने आप को इस मिडिल फिंगर को अलाइन किया हुआ है। तो आप देख सकते हो जो थंब है वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो मतलब जो फोर्स एक्ट करेगी दैट इज एक्टिंग इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो कहाँ एक्ट करता है फोर्स, आपका अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। सो अल्टीमेटली क्या होगा, फोर्स एक्ट करने का मतलब क्या होता है बेटा, फोर्स एक्ट करने का मतलब होता है कि अल्टीमेटली जो वायर है वो उस तरफ आपकी मूव कर जाएगी। तो कई बच्चों का सवाल होता है कि सर वायर सचमुच में मूव करने लग जाती है। देखो यार, न्यूटन ने बहुत एक सिंपल सी बात करी थी। सर इसाक न्यूटन ने कहा था कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट करती है तो उसमें मूवमेंट जो है वो दिखाई देगी ही। अब इस चीज का जो एविडेंस है आप इस प्यारी सी वीडियो के अंदर देख सकते हैं, और आपको आई थिंक क्लियर हो जाएगा कि कैसे और किस तरीके से सब कुछ टेक प्लेस करता है। सिर्फ आपकी क्लैरिटी के लिए मुझे आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा यार कि कौन सी चीज कहाँ पे और कैसे एक्ट कर रही है, ताकि आपको समझ में आए कि हम कर जो भी कुछ कर रहे हैं वो कर क्या रहे हैं, ठीक है। चलिए पहले तो मैं बढ़िया सा एक कलर ले लेता हूँ ताकि समझाना मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाए। देखिए बात सिर्फ इतनी है कि ये आपका नॉर्थ पोल है। अरे मुझे लगता है थोड़ा सा डार्क कलर लेना चाहिए, लेट मी शो, देखते हैं होता कि नहीं इससे। ये मेरा नॉर्थ पोल है बेटा आपका, और यहाँ जो आप देख रहे हो ये मेरा साउथ पोल है, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होने की वजह से आप जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, हमेशा होती है बेटा नॉर्थ से साउथ, ये हमें अच्छी तरह पता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ये कॉपर की वायर है ये वाला, और इसमें जो करंट है वो इस तरीके से आपका मूव कर रहा है, तो मतलब यहां से एंटर कर रहा है, उधर की तरफ जा रहा है। अब अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखिए, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। करंट जो है वो आपका इस तरीके से एक्ट कर रहा है। तो आप अपना फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो जो फोर्स है वो आपकी इस डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली एक्ट करेगी, ठीक है। किस तरफ एक्ट करेगी आपकी, ये इस डायरेक्शन में आपकी जो फोर्स है वो आपकी एक्ट करेगी, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली आप थोड़ा देख सकते हो तो उससे आपको 100% क्लैरिटी होगी। तो ये देखिए प्लीज, तो यहां से देखिए जब उसे करंट पास किया तो कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है आपका, एक बार फिर से देखिए, ये देखिए बाहर की तरफ जा रहा है आपका। तो इससे पता लगता है कि इस बार क्या हो रहा है कि इस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ जा रहा है। बस अगर आपको ये चीज क्लियर है तो अब आप आसानी से डीसी मोटर को समझ सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले डीसी मोटर के अंदर आपको इसके पूरे पार्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि यार देखो ये जो लिखा ना ABCD, जो ये आपका लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं आर्मेचर कॉइल। क्या कहते हैं, आर्मेचर कॉइल। और एक्चुअलिटी में यही आपका रोटेट करता है। बीच में आपका ये एक्सल बना हुआ है, इस एक्सल के विद रिस्पेक्ट टू ये रोटेट करेगा। जैसे मान लो ये कॉइल है तो ये हमारा एक्सल है, इसी के अराउंड ऐसे घूमेगा ये। उसके बाद यहाँ पे है होर्सशू मैग्नेट। तो आप देख सकते हो ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ से साउथ इस डायरेक्शन में मूव करेगी। अब होर्सशू मैग्नेट का होना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि होर्सशू मैग्नेट में नॉर्थ एंड साउथ बहुत नजदीक होते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है। बट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कर्व आपको दिखाई देगा, और कर्व के साथ साथ इसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर भी रखा हुआ है। एक्चुअली सॉफ्ट आयरन कोर और ये कर्व्ड जो शेप आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ये प्रोड्यूस करता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, और उस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा हो जाता है। इसके बारे में मैं थोड़ा आगे जाके बताऊंगा, अभी के लिए यहीं पे छोड़ देते हैं। इसके बाद यार हमारे पास कार्बन के ब्रशेस हैं, ऑब्वियस है कॉन्टैक्ट बना के रखते हैं इन स्प्लिट रिंग्स और बैटरीज के बीच में। और ये जो आपके
स्प्लिट रिंग्स हैं जिनको कम्यूटेटर्स भी कहा जाता है आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार। देखो, एसी मोटर और डीसी मोटर में एग्जैक्ट सब कुछ होता है सिवाय इस रिंग के। अगर ये रिंग बीच में से कटा हुआ है तो इसको स्प्लिट रिंग्स कहेंगे, अदरवाइज इसको स्लिप रिंग्स कहा जाता है, जो कि एसी मोटर या जनरेटर में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात आपको और मैं अच्छे से यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि ब्रशेज अपनी पोजीशन कभी नहीं चेंज करेंगी। ये जो मेरे स्प्लिट रिंग्स हैं ये मेरे कॉइल के साथ अटैच्ड होता है, तो अगर कॉइल आपका रोटेट करेगा तो ये जो आपके स्प्लिट रिंग्स हैं ये भी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे। मतलब अगर ये ए बी लेफ्ट में है तो S1 लेफ्ट में है, अगर ये इस तरह से घूम के ऐसे आ गया तो ए बी इस साइड आ जाएगा, तो ये S1 भी उठकर B2 के साथ अटैच हो जाएगा और S2 जो है वो B1 के साथ अटैच हो जाएगा। तो S1 आ जाएगा B2 के पास, S2 आ जाएगा B1 के पास, तो वो भी अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। और ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि करंट की एक फिक्स डायरेक्शन रहे, जिससे लगातार इसको टॉर्क मिलता रहे, जिससे वो घूमता रहे। तो मैं इसके वर्किंग और उसमें डिटेल में जाऊंगा, आप टेंशन नहीं लिए, आराम आराम से करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले बात, इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। आपने कभी देखा होगा छोटी छोटी जो हमारे पास क्या होते हैं, मोटर्स होती हैं, उनमें आप पक्का लगा देते हो और बैटरी से अटैच कर तो पक्का तेज घूमने लग जाता है, तो ये एक्चुअली वही है आपका, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आपने याद रखनी है वो ये कि जब भी आपका कॉइल रोटेट करेगा, जो स्प्लिट पार्ट्स हैं रिंग के वो भी उसके साथ रोटेट करेंगे, बट जो ब्रशेज हैं वो आपकी फिक्स रहती हैं, ब्रशेज अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। ये बात प्लीज आप ध्यान रखना, ठीक है। एंड बस वो अपनी पोजीशन चेंज करके बार बार ब्रशेज से टच होते जाएंगे। तो ये है आपका पूरा मोटर के बारे में। चलिए अब मैं आपको उसके वर्किंग के बारे में बता दूं, लेकिन एक बार बताता हूँ बेटा, सिलेबस में आपको वर्किंग लिखने को नहीं आएगी, तो लेकिन अब ये इतना करवा रहा था तो मेरे को था कि वर्किंग समझा ही देता हूं यार कि है क्या आपका एक्चुअलिटी में, ठीक है। देखिए, तो देखिए बेटा, शुरुआत होती है एक सिंपल लॉजिक और वो प्रिंसिपल जो मैंने आपको बताया था कि किसी भी करंट कैरिंग वायर को अगर आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, जैसे कि आप देख सकते हो, पहली बात देखो, बैटरी का पॉजिटिव यहां अटैच है, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव है तो जो करंट है वो आपका इस तरीके से ऐसे मूव करेगा और ऐसे मूव करके आप देख सकते हो ए से बी जो है वो करंट आपका मूव कर रहा है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ जा रही है आपकी, नॉर्थ से साउथ जा रही है। तो आप देख सकते हो बेटा यहां पर कि आपका करंट इस तरफ को है, फोर्स जो है वो इस तरफ को आपका एक्ट कर रहा है, तो मतलब ये एंगल 90 डिग्री तो हो ही गया। अब आप फोर्स नहीं, मैग्नेटिक फील्ड, ये एक मैंने गलती करी है, मैं इसको ठीक कर देता हूं साथ के साथ। ये क्या कहा था मैंने कि ये मेरा क्या है, एक बैटरी है, ये मेरा करंट जा रहा है यहाँ पे, एंड ये मेरी डायरेक्शन ऑफ करंट है। और क्योंकि नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड जाती है तो ये मेरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। आप अपना फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा के तो देखिए, जब आप लगा के देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका हाथ बन जाएगा। तो देखिए, ये जो आपका इंडेक्स फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग लाइन किया हुआ है नॉर्थ से साउथ, और ये जो आपका मिडिल फिंगर है ये मेरे करंट को शो करता है, तो करंट के लॉन्ग शो किया हो, तो ये थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्स की डायरेक्शन को। तो इसका मतलब हुआ कि कॉइल को वो फोर्स कहां लगाएगा, डाउनवर्ड लगाएगा, डाउनवर्ड। और वही सेम चीज, अच्छा मैं इसको हटा देता हूं थोड़ी क्लैरिटी के लिए, और यही सेम चीज अगर मैं नेक्स्ट वायर में देखूं, देखो करंट तो अब नीचे जा रहा था, यहां पे करंट है ए से बी, वहां है सी टू डी, तो अगर करंट नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है, तो थंब ऊपर लग रहा है, तो इसका मतलब है कि इस केस में फोर्स का एक्ट करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में आपकी एक्ट कर रही है, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखो सिंपल सी बात है यार कि यहां पर एक तरफ फोर्स नीचे एक्ट कर रही है और एक तरफ फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है, दो इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने वाली फोर्सेज हैं, जिससे प्रोड्यूस होता है, इसको क्या कहते हैं, हम इसको कपल फोर्सेस कहते हैं। अगर आपको याद हो, हमने कपल फोर्सेस के बारे में पढ़ा हुआ चैप्टर नंबर 1 में। और उस कपल फोर्सेस की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और टॉर्क प्रोड्यूस होने की वजह से ये आपका रोटेट करेगा अपने ही एक्सेल पे, ठीक है। और इसलिए यहां पे जो डायरेक्शन शो की गई है एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो किया गया है, तो मतलब ये मतलब सी डी वाला जो है ऊपर वाला साइड में जाएगा, ए बी नीचे वाले साइड में जाएगा, तो इस तरह से एक टॉर्क उसको मिल जाता है। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बाकी एक बार आपने डायरेक्शन फिर से देखनी है तो आप देख सकते हो, ये देखिए ये इनकी डायरेक्शंस हैं। आप अपने लेफ्ट हैंड से एक बार ट्राई करके देखो
आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे अरेंज किया वैसे अरेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हमेशा याद रखें कि आप अपने इंडेक्स फिंगर को पहले तो मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग कर लो, उसके बाद फिर जैसे मर्जी करिए, आपसे आराम से सॉल्व हो जाता है। चलिए, तो ये वाले पार्ट से क्या होगा, इस वाले से क्या होगा कि कॉइल अगर ये मेरा ऐसे है तो ये घूम के ऐसे हो जाएगा। अब जब ये पोजीशन थी, इस पोजीशन के बाद जब वो इस पोजीशन पे आएगा तब क्या होगा, उसके बारे में हमने स्टडी करना है। देखिए, अब ये वो कंडीशन है जब ये ए बी वाला नीचे आ चुका है और जो ये सी डी वाला है ऊपर आ चुका है आपका, ये वो वाला कंडीशन है। लेकिन बेटा आपको मैंने क्या कहा था कि आर्मेचर मेरे स्लिप रिंग के साथ अटैच होते हैं, तो जब ये घूमेगा तो ये जो दोनों S1 और S2 है अपनी पोजीशन को छोड़कर ऐसे 90 डिग्री में अलाइन हो जाएंगे। जब ये ऐसे 90 डिग्री में अलाइन होता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ अलाइनमेंट इसकी इस तरफ है और ब्रशेस की अलाइनमेंट ऐसे है, तो जब ये अपने आप को इस तरह से अलाइन करता है तो इनका ब्रशेस से कांटेक्ट टूट जाता है। अब ब्रशेस से जब इनका कांटेक्ट टूट जाएगा तो मतलब ये है कि अब इस पूरे कॉइल में करंट फ्लो नहीं कर रहा, और अगर आपका करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगी। लेकिन फिर भी ये रोटेट कर जाता है आगे को, क्यों? अपनी इनर्शिया की वजह से। तो होता यह है कि इनिशियली जब आप करंट पास करते हो, करंट पास करने से वो ऐसे चले जाएगा, जैसे वो यहां जाएगा तो उसका कॉन्टैक्ट टूट गया, लेकिन इसकी खुद की एक इनर्शिया है, उस इनर्शिया की वजह से वो आगे पलट जाएगा। जब वो पलटेगा तब क्या होगा, अब उसके बारे में बात करते हैं। आई होप यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको, गुड। तो जैसे ही वो पलटा, अब पलटने का मतलब हुआ कि सीडी अब आ गया इस साइड। देखो पहले सीडी राइट साइड में था, अब देखो लेफ्ट में आ चुका है। सीडी कहां है आपका, लेफ्ट साइड में। ए बी कहां है आपका, राइट साइड में। और उसकी वजह से क्या हुआ, ये रिंग्स ने अपनी पोजीशन भी चेंज कर ली। पहले S2 B2 के साथ था, अब देखो S2 B1 के साथ आ चुका है और S1 B2 के साथ आ चुका है। लेकिन उससे फर्क क्या पड़ा कोई भी नहीं। करंट अभी भी मेरा B1 से एंटर करेगा। अब पहले क्या हो रहा था कि C2 D करंट एंटर कर रहा था, अब इस केस में D2 C करंट आपका जाएगा। सेम वही कंडीशन फिर से आ गई कि नीचे से ऊपर करंट जा रहा है। और फ्लेमिंग का रूल लगाकर अगर मैं चेक करूंगा, चलिए इसको बाद में देखते हैं। अगर मैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यहां पे फिर लगाऊंगा तो फोर्स नीचे एक्ट करेगी, यहां फिर से फोर्स ऊपर एक्ट करेगी, ठीक है। और ऐसा करके क्या होगा, ये फिर आपका सीडी जो है नीचे जाएगा, ए बी ऊपर आ जाएगा। अब जब ऊपर आएगा फिर से 90 डिग्री बनेगा, कॉन्टैक्ट टूट जाएगा, टॉर्क जीरो हो जाएगा, बट अपनी इनर्शिया से वो फर्दर फ्लिप हो जाएगा और फाइनली वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा जहां से शुरुआत हुई है। अब इसकी प्रॉपर वर्किंग एक बार आपको मैं इस वीडियो में देख सकते हो। आप देखो, आपको बहुत अच्छे से 110% समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो देखिए, आप अच्छी तरह जानते हो कि इस केस में यहां पर ये देख सकते हो कि जो करंट है वो यहां से एंटर कर रहा है, यहां से एंटर कर रहा है, यहां से एंटर कर रहा है और यहां से एंटर कर रहा है। बट इस बार जो करंट है वो इस तरफ है, करंट की डायरेक्शन ये है, बट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ एक्ट कर रहा है, उल्टा डायरेक्शन एक्ट कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी हो गई, इसलिए ये चीज फोर्स हुई यहां ऊपर लग रही है और इस वाले में जो फोर्स है वो नीचे की तरफ आपकी एक्ट कर रही है और ये इस बार इस तरीके से आपका रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है यार, कोई मुश्किल नहीं है, आपने इस बात को समझना है। और ये जो था अभी आपने देखा, ये क्या है मेरा, ये डीसी मोटर ही है और आप देख सकते हो हर बार क्या होगा, करंट हमेशा उसी डायरेक्शन में शो करेगा और ये आपका इस तरह से ऐसे रोटेट करता रहता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो, ये पोजीशन देखो जो मैं कह रहा था आपको, मैं आपको प्रॉपरली दिखाता हूँ एक बार, ये भी दिखाई, देख ही लीजिए। जब ये आपका ये वाला पोजीशन देखते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, यहाँ पे ये ठीक है, ये ठीक है। अब ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर यहाँ देखो, ये वाला पोजीशन होती है जब ये अपना जो है कांटेक्ट तोड़ देता है बेटा, ये वाला, ये वो पोजीशन है जिसके बारे में बात कर रहा था। तो अगर आप इस पोजीशन में देखो तो क्या हो रहा है, ये दोनों अपने इन ब्रशेस के साथ कांटेक्ट छोड़ चुके हैं एंड बिल्कुल परपेंडिकुलर हो चुका है इनसे। अब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा और ये अपनी इनर्शिया के दम पे ही आगे जा पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब सारी बातें यार, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, नोट नंबर 1 क्या बोलता है, इसको ध्यान से रीड करें। कहता है डिफ्लेक्टिंग कपल जो है, कपल मतलब वही टॉर्क के बारे में बात करी थी मैंने, ठीक है, वो मैक्सिमम सिर्फ तभी एक्ट कर सकता है जब प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये जो आपकी पोजीशन है, लेट मी शो यू द एग्जैक्ट पोजीशन जिसके बारे में बात हो रही है। ये आपका जब प्लेन का मतलब होता है ये वाला, ये है प्लेन आपका, जब ये मेरे मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा ना, उस टाइम
ये मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। और जीरो कब एक्सपीरियंस करेगा, ये भी आप यहां पे देख सकते हो, जीरो ये वाले केस में जब मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलरली ये एक्ट कर रहा है आपका, जब इसका प्लेन क्या हो, परपेंडिकुलर के, मैं यहां पे दिखाया था ना, मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे एंटर कर रही है और ये इसका प्लेन है, तो ये इसके परपेंडिकुलर है। तो बस इस पर्टिकुलर कंडीशन में समझ आना कि भाई आपका जो टॉर्क है वो जीरो हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, द स्पीड ऑफ द कॉइल, जो आप देख सकते हो कॉइल की जो स्पीड है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इसमें टॉर्क कितना एक्ट करेगा। देखो अगर ज्यादा टॉर्क एक्ट किया तो जल्दी से ऐसे रोटेट करेगा, अगर कम टॉर्क है तो धीरे से रोटेट करेगा। तो वो जो टॉर्क है ना, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला है बी इंटू ए इंटू एन इंटू आई। अब बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैं बता चुका हूं। ए होता है बेटा आपके पास ये एरिया ऑफ द प्लेन, ये पूरा एरिया जिसके बारे में बात कर रहे हैं, पूरे एरिया को बोलते हैं। और वो वाला एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो, जो एरिया बाहर हो हम उसको कंसिडर कभी नहीं करते, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। और एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, इस कॉइल के कितने टर्न्स, और आई जितना करंट आप इसमें से पास कर रहे हो, ये उस पर आपका डिपेंड रहता है। तो इन सब में से अगर कोई भी चीज आप इंक्रीज करते हो तो ऑटोमेटिकली टॉर्क बढ़ेगा, और टॉर्क बढ़ेगा तो जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि जो स्पीड ऑफ रोटेशन है कॉइल की वो भी आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, वो भी आपने स्टडी करना है। बाकी वे ऑफ इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल, देखिए सबसे पहली बात, चार तरीके हैं, फॉर्मूला आप देख चुके थे, बी इंटू एन इंटू आई इंटू ए, ये हमारा फॉर्मूला था। तो पहला तो ये है कि स्ट्रेंथ ऑफ करंट को बढ़ा दीजिए यार, ये पहला मतलब तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि नंबर ऑफ टर्न्स को आप बढ़ा दीजिए। तीसरा तरीका क्या है, एरिया बढ़ा दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दीजिए। अब इसी के अंदर ना मुझे आपको एक छोटी सी चीज और डिटेल में समझानी है, वो समझ लीजिए। याद है आपको मैंने कहा था कि मैंने इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर को रखा है, और जो आपके मैग्नेट की जो शेप है थोड़ी सी कर्व्ड शेप रखी हुई थी। क्यों रखी थी, इसलिए क्योंकि उससे हम अपने मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, लेट मी टेल यू। ये वाली फिगर को आप देखिए, आपको समझ में आएगा। जो सॉफ्ट आयरन कोर अंदर रखा जाता है ना, इसकी हाई परमेबिलिटी होती है, और परमेबिलिटी उस प्रॉपर्टी को कहा गया है जो अलाउ करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने थ्रू पास होने के लिए, जो कि आप यहां पे देख सकते हो। दूसरा, इसके शेप को देखिए, नॉर्थ और साउथ की जो शेप है इसको देखिए आप, ये थोड़ा कर्व शेप है। तो इसकी परमेबिलिटी और कर्व शेप की वजह से जब भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर एंटर करेगा इसके, तो वो हमेशा रेडियस के अलोंग होता है। तो ये अगर ये इसका सेंटर है तो अगर आप देखेंगे तो ये कहां होगा, हमेशा रेडियस के अलोंग होगा। तो इसलिए इन फील्ड्स को रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ये कहीं मिलेंगे तो सही नहीं आपके, ये नहीं मिलने वाले, बट आप देख सकते हो इसकी शेप और स्ट्रक्चर कैसा है, ये इस तरह से आपके मूव करते हैं ऐसे। अच्छा, इसके क्या फायदे हैं, सबसे पहले बात, अगर मैं ये मेरा प्लेन है कॉइल का, तो बिल्कुल इसके सामने जाके सारे पैरेलल हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे ना छोटे से रीजन में सारे पैरेलल हो जाते हैं पहले तो, मतलब इसके प्लेन के परपेंडिकुलरली है ये, नहीं प्लेन के पैरेलल है आपका ये, बिल्कुल है ना। तो ये आपके पास प्लेन के पैरेलल है। और सबसे बड़ी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड आने एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। नजदीक आने का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी, और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये ज्यादा टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और जल्दी से टर्न कर जाएगा। तो ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। अब हमें बात करना है फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स कम्यूटेटर की। देखिए मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूं यार, कि जब ये आपका ये जो रिंग्स हैं, क्योंकि ये अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, इसी वजह से जो डायरेक्शन है करंट की, हम उसको रिवर्स कर पाते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये क्या मतलब हुआ, मैंने आपको बताया था ना कि पहले अगर मान लेते ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है और ये मेरा डी है। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ए टू बी करंट जा रहा है, यहां से सी टू डी करंट नीचे आ रहा है। लेकिन जब ये अपने स्विच कर लेगा पोजीशंस को, स्विच करने का मतलब क्या हुआ कि अब ये बन गया आपका डी, नहीं, स्विच करने का मतलब हुआ अब ये बन गया आपका डी, ये बन गया आपका सी, ये बन गया बी और ये आपका ए। तो अब क्या होगा कि डी टू सी करंट जाएगा और बी टू ए नीचे आएगा। तो करंट क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। पहले ऐसे करंट जा रहा था, फिर उल्टा डायरेक्शन में जाने लग गया इन द कॉइल, बट बाहर तो करंट लगातार पॉजिटिव से नेगेटिव ही जा रहा है। तो ऐसा करने की वजह से ही क्या होता है कि फोर्स की डायरेक्शन मेंटेन रहती है, कि भाई यहां जब भी कोई वायर आएगा ऊपर ही फोर्स लगेगी, यहां जब भी वायर आएगी नीचे ही फोर्स लगेगी। तो इसकी वजह से ये सब कुछ आपका ऐसे होता है। तो ये क्यों हो पाया, स्प्लिट रिंग्स की वजह से, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स ना होती और इसका बिहेवियर डिफरेंट हो जाता। सो आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी।
चलिए, सो फाइनली हम लोगों ने डीसी मोटर समझ लिया। अब डीसी मोटर समझ लिया तो अब बारी आ जाती है हमारे एसी जनरेटर की। अब एसी जनरेटर को समझने से पहले फैराडे का एक्सपेरिमेंट या उसके लॉ को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने ये ऑलरेडी पहले स्टडी किया हुआ कि मान लीजिए कि मेरे पास एक कॉइल है और कॉइल के पास मेरे पास एक मैग्नेट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैग्नेट में नॉर्थ साउथ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आती है और साउथ पोल में एंटर करती है। तो नॉर्मली ये सबको पता है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी एक बार मैग्नेट मेरे कॉइल की तरफ मूव करता है तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल में से इंक्रीज होनी शुरू हो जाती हैं। इसको मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम दिया गया है और इसी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। तो कॉइल जब अंदर जाता है या बाहर आता है तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो एरिया में से पास हो रही हैं, जो कॉइल के एरिया में से पास हो रही हैं, उसमें चेंज आएगा, जिसकी वजह से इसमें ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगा। तो अगर ये आपको बात क्लियर हो चुकी है, आपको समझ में आ गई है, तो एक बार फिर देख लीजिए और इसी के बेसिस पे आपका जो एसी जनरेटर है वो काम करता है। देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं एसी जनरेटर की। तो क्या करेंगे एसी जनरेटर में बेटा, सबसे पहले वही वाली चीज, एक सिंपल प्रैक्टिस आपको समझानी है। अब हमने ये तो सीख लिया यार कि क्रॉसेस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो आपकी इस तरह से एक्ट करेगी। अगर मान लीजिए कि मेरे पास इसमें कोई भी एक वायर है, इसमें करंट पास नहीं कर रहा, एक वायर है और वो एक स्ट्रेट वायर है, और वो जो स्ट्रेट वायर है वो किस तरफ मूव करेगा, मान लो वो राइट साइड पे मूव करता है। अब इसके लिए कि इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, उसके लिए फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को याद करने का तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, थंब रिप्रेजेंट करता है मोशन ऑफ द कंडक्टर को, कि भाई कंडक्टर जो है, मैं चाहता हूं कि कंडक्टर मेरा यार इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड कहां है, इनटू द पेपर है, तो ये जो मेरा मिडिल फिंगर है वो मुझे करंट की डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो अगर इसको मैं देखूं, अगर आपके सामने अगर आप मुझे देख रहे हो इस टाइम, तो हो सकता है ये आपको मेरा लेफ्ट हैंड नजर आ रहा हो, बट ये मेरा राइट हैंड है इस टाइम। तो देखिए क्या करना है कि मोशन इस तरफ है, तो मैंने थंब मोशन है ना, तो थंब को मोशन की तरफ आपने रखना है। आप अपने राइट हैंड से करो प्लीज, ठीक है, इस तरफ से करना है। और मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि इनटू द पेपर है तो मैंने इस तरफ पॉइंट आउट कर दिया, आप भी ऐसे करेंगे। और जो करंट है वो आपको मिडिल फिंगर बताएगी, जो कि इस टाइम ऊपर की तरफ आपकी एक्ट करेगी। सो यही कुछ होने वाला है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि कंडक्टर को मैंने इस तरफ मूव कराया, मूव कराने से फ्लेमिंग राइट हैंड की मदद से मैंने चेक किया कि भाई इसमें करंट कैसे एक्ट कर रहा है। तो जो आपका करंट एक्ट करेगा वो फिर देख लो, इधर की तरफ जा रहा है तो करंट जो है वो कहाँ एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ आपका एक्ट करता है। और ये रूल आना बहुत इंपॉर्टेंट है एसी जनरेटर के अंदर करंट की डायरेक्शन को समझने के लिए। चलिए मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूं अब अपने पूरे मतलब सिस्टम या कंस्ट्रक्शन की तरफ में। इसकी कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली वैसे ही है जो हमने डीसी मोटर में करा था, बस फर्क सिर्फ इतना है, दो बातों का फर्क है। हाँ, दो बातों का फर्क है, मैं दोनों बता देता हूं। देखिए पहला फर्क तो ये है कि वहां पर जब हमने डीसी मोटर की बात करी थी तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी थी और उससे वो घूम रहा था, तो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हम एक्सल को मैकेनिकली घुमाते हैं और उसके घूमने की वजह से जो कॉइल के अंदर का जो फ्लक्स है उसमें चेंज आता है, जिसकी वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस होता है। तो मतलब ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, इसलिए जनरेटर है। वो मोटर था, ये जनरेटर है, ठीक है, जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डीसी वाला जो पार्ट था उसमें स्प्लिट रिंग्स का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अगर मैं उसकी जगह पे यहाँ पे स्लिप रिंग्स, जैसे मैं यहाँ पे आप देख सकते हो, स्लिप रिंग में पूरा कॉइल होता है, वो जो कॉइल्स है ना वो अपनी एक्सिस में घूमते हैं, वो ऐसे नहीं कि ब्रशेस चेंज करेंगे, ये काम नहीं करते आपके। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो करंट है ना, करंट एवरी हाफ रोटेशन के अंदर, हाफ रोटेशन मतलब ये ऐसे जब फ्लिप होगा तो उसके बाद वाले में करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। तो ये स्लिप रिंग्स ही हैं जिसकी वजह से आपको ऑल्टरनेटिंग करंट मिलता है। अगर मान लो यही अरेंजमेंट में स्प्लिट रिंग्स लगा दूं तो ये डीसी करंट जनरेट कर देगा। तो सिर्फ ये स्लिप रिंग्स ही हैं, बाकी आपको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कर्व क्यों होता है ये सारी बातें बता चुका हूं, सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज करते हैं ये सब बातें बता चुका हूं। तो चलिए मैं आपको पहले इसके कुछ बेसिक्स के बारे में बताऊं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहली बात, एसी जनरेटर है क्या। ऑब्वियस, एसी जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और किस प्रिंसिपल बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब भी फ्लक्स में चेंज आएगा इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, उसके बारे में यहां पे बात होती है। चलिए अब मैं आपको ना एक मतलब
इसको ध्यान से देखिए, मतलब इससे आपको समझ में आ जाएगा यार जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्यों किस लिए हो रहा है। सबसे पहले यार ये देखो, मान लेते हैं कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है और ये मेरा डी है। चलिए काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें कलर को थोड़ा चेंज करके देखूंगी, शायद और अच्छे से दिखे। अब पता क्या होगा बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए कि मैं इसको, ये चाहिए जो सेंटर लाइन है ना, मान लेते ये इसकी सेंटर लाइन है और ये इस तरह से रोटेट करेगा, मतलब ये ए बी वाला जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और जो ये जो सी डी वाला है ये मान लेते नीचे की तरफ आपका मूव करने वाला है। ठीक है, तो ये हम मान के चलते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं देखूं तो ऊपर की तरफ जाने का मतलब है कि इसका जो मोशन की डायरेक्शन है वो ऊपर है, और आपको पता है नॉर्थ से साउथ आपकी मैग्नेटिक फील्ड मूव करती है ना, तो ये मेरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, ये तो मोशन हो रहा है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ आपका। एक काम करते हैं, इसमें हम, एक मिनट पहले मैं इसको थोड़ा दोबारा सेट कर देता हूं ताकि प्रॉपरली आ सके। हाँ, मैं यहां पे ऐसे इसको शो करूंगा, एक मिनट दीजिए मेरे को, मैं ताकि ना इसको प्रॉपरली आपको शो कर सकूं कि एक्चुअलिटी में हो क्या रहा है। हाँ, एक सेकेंड, चलिए। तो जो मैं अपनी पोजीशन लेके आ रहा था, एक बार और, यस अब ये ठीक है। अब देखो इस पर्टिकुलर पोजीशन में आप देख सकते हो कि यार ये है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। अब थंब ऊपर जो है वो मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है, मैं इसको मिटा देता हूं, अब आपको समझाना चाहता हूं ना, जैसे इसको हटा दूं। तो अब देखो ये जो आपका थंब है ये बता रहा है आपके मोशन को, है ना, तो मेरे को यहां पे ये चाहिए, लो, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा किसको, मोशन को, और ये बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, ये वाली जो पोजीशन है। तो देख सकते हो बेटा जो करंट की डायरेक्शन है वो ये है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मतलब ये हुआ कि इस वायर में करंट आपका ऐसे फ्लो करेगा, है ना, और वो फ्लो करेगा तो यहां कैसे करेगा, नीचे की तरफ जाएगा आपका। तो अगर ऐसा हो रहा है तो देखिए अगर ये नीचे जा रहा है तो इसको सिर्फ देखो, ये जो लंबे वाला पार्ट है वो किससे अटैच्ड है, इससे अटैच्ड है, इससे अटैच्ड है, तो इसका मतलब है कि करंट जो है वो ऐसे जाएगा और इसके अंदर एंटर करेगा। तो ये तो हो गई एक पोजीशन। ठीक है, ये एक पोजीशन के बारे में बात करी है। अब मैं क्या करने वाला हूं कि इसको फर्दर हाफ रोटेट करूंगा। हाफ रोटेट का मतलब बताता हूं, देखिए जैसे कि इसको थोड़ा सा हम फ्रेम बाय फ्रेम इसको चेंज करते हैं, ये देखिए आप, हाँ अब ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है कि जैसे मैंने उसको 180 से फ्लिप किया, अब ये वाली जो वायर यहां थी वो यहां पे आ चुकी है, ये अभी भी ऊपर जाना चाहती है, तो मोशन की डायरेक्शन अभी भी यही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी भी यही है, तो मतलब अब करंट इस तरफ शो करेगा। क्योंकि करंट अब इस तरह शो कर रहा है तो प्लीज अंडरस्टैंड, मैं दूसरे कलर का इस्तेमाल करना चाहूंगा यहाँ पे ताकि समझ में आए, दिख जाए वही बड़ी बात है ना, पहले तो वो भी तो दिखना चाहिए। तो करंट आपका देखिए अब इस तरफ जा रहा है, ये देखिए इस तरफ जा रहा है। मैं थोड़ा और डार्क कलर देखता हूँ कोई अच्छा सा मिले मेरे को, ये रेड का इस्तेमाल करते हैं चलो। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चे, ये इधर गया, करंट इधर गया। अब देखते हैं ना करंट की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रही है, यहां कोई चेंज नहीं है, मतलब ये वहीं का वही है। लेकिन इस बार ये जो चीज है जब यहां एंटर हुई तो ये हिस्सा तो मेरे B1 से अटैच्ड है, B2 से तो अटैच है नहीं, और क्योंकि ये मेरा B1 से अटैच्ड है इसलिए अब जो करंट है वो आपका इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहां पे यही एक पंगा रहता है, चलिए ये ऐसे, ये इस तरफ से आपका ऐसे मूव करेगा, तो मतलब ये यहां से निकलेगा और वो ऑपोजिट यहां पे एंटर करेगा। क्यों, देखा ना कैसे एकदम से चेंज आया। तो हुआ क्या है, हुआ सिर्फ इतना है कि मेरे कॉइल में तो हमेशा जो करंट है वो आपका इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्योंकि ये वाले वायर में करंट ऊपर जा रहा था और ये मेरा पीछे वाले पे अटैच्ड है, तो करंट मेरे इस बार यहां एंटर होगा, यहां से एग्जिट करेगा। अगले केस में क्या हुआ था जब इसकी पोजीशन चेंज हुई थी, मैं आपको वो भी दिखाता हूं, फ्रेम वाइज एक बार दिखाता हूं अच्छे से। ये देखिए, लेट मी शो यू, थोड़ा सा ना क्लैरिटी तभी होगी आपको, एक सेकंड, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, हाँ ये वाला केस लेते हैं, ये थोड़ा सा पीछे और फ्रेम, हाँ ये ठीक। अब इस केस में क्या था, अब इस वाले में देखेंगे तो करंट अभी भी नीचे जा रहा है, बट ये अटैच था मेरे पीछे वाले के साथ जिसकी वजह से ये ऐसे गया। तो इसी वजह से जो करंट है एवरी 180 के फ्लिप के साथ करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और इसलिए आपका यहां पे एसी करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। बाकी ओवरऑल आप देख सकते हो बेटा कि क्या सब कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये आप देख लीजिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए हमेशा वहां पे जो मोशन है वो ऊपर की तरफ ही लेगी लेफ्ट वाले पे, और राइट वाले में हमेशा नीचे की तरफ ही रहेगी। तो करंट की डायरेक्शन लेफ्ट वाले के लिए ऊपर की तरफ है और उस वाले के लिए इधर की तरफ है आपका।
ठीक है। बट क्योंकि स्लिप रिंग्स है ना, और उस स्लिप रिंग्स की वजह से क्या होता है कि करंट की डायरेक्शन एक बार क्लॉकवाइज जाती है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज जाती है, क्लॉकवाइज जाती है, एंटी क्लॉकवाइज, और इस तरह से सब कुछ आपका टेक प्लेस करता है। ठीक है जी। चलिए एक बार मैं अब आपको आगे लेके चलता हूं और यहां पे हम इसके इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए नोट नंबर 1 क्या है। नोट नंबर 1 कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब जो भी ईएमएफ इसमें अब इंड्यूस हो रही है वो मैक्सिमम सिर्फ तभी हो सकता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल रिड्यूसेस टू जीरो। मतलब क्या है इसका, इस बात को समझना। इसका मतलब यह है कि इनिशियल स्टेज में कॉइल जो है आप हमेशा कैसे रखोगे, ये मैं, हाँ ऐसे होना चाहिए, ये इनिशियल स्टेज है बेटा आपका। और इनिशियल स्टेज में यहां पर ईएमएफ की वैल्यू 0 है। जिस टाइम वो आपका टर्न होकर अपने आप को इस पोजीशन पे लेके आएगा, प्लीज देखो कैसे लेके आ रहा है, ऐसे घूमता जा रहा है ना, घूमता, ये देखो पहले क्या था, ऐसे रखा हुआ था, अब इस फ्रेम में रख दिया, ऐसे रख दिया गया है। तो यहां से यहां तक आते आते, यहां से यहां तक आते आते नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें डिक्रीज होती जा रही हैं। आप बोलेंगे ये क्या मतलब हुआ, ये देखिए मैं बताता हूं। जिस टाइम आपका ये ऐसे रखा हुआ था, लेट मी शो यू, एक मिनट, इसको थोड़ा मुझे पीछे करके बताना पड़ेगा, ऐसे समझ नहीं आएगा नहीं तो। ये ऐसे, अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि पहले इनिशियली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा इसमें से पास हो रही थी, पर जैसे ये कम, जैसे ये आपका टिल्ट होके ऐसे बनता जा रहा है, वैसे वैसे कम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही हैं। और जब ये एग्जैक्टली इस फॉर्म में आ गया तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो बिल्कुल ही पास होनी बंद हो गई। तो ये उस पोजीशन की बात कर रहा है। कहते हैं कि जब आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना यहाँ पे, ओहो ये मुझे चेंज करना पड़ेगा पहले कलर, हाँ, तो कहता है कि जब आपका मैग्नेटिक जो फ्लक्स लाइंस हैं रिड्यूस टू जीरो होती हैं, उस टाइम जो है ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है आपकी, मैक्सिमम होती है। और दूसरी बात, द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिकम जीरो जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जो कि अब पोजीशन आपकी मैं बता रहा था। अब जैसे कि इस केस में क्या हो रहा है कि अब जीरो है, जीरो से ये देखो ये वो पोजीशन आ गई जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से ज्यादा पास करेंगी। तो अब ये वो पोजीशन है जहां पे ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो उल्टा होता है, ये बात थोड़ा सा ध्यान से आपने याद रखना है। ठीक है, ओके। सो इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमें स्टडी करनी है बेटा। जैसे नंबर 1 फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब वो क्या होता है बेटा, देखो एसी करंट जो है ना, एसी करंट को जब हम इमेजिन करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है। ये है आपका एसी करंट का एक कहते हैं ना लूप है, ये पूरा एक कंप्लीट वेव है आपकी, जिसमें ये दिख रहा है कि हमारा जो ईएमएफ है वो बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे आगे मैक्सिमम हुआ। ये आपका तब होता है जब 90 डिग्री का टर्न होता है। नेक्स्ट 90 डिग्री के टर्न में आपका वो ईएमएफ जीरो हो जाता है, उसके नेक्स्ट 90 डिग्री के टर्न में फिर से आपको ईएमएफ मिलती है, बट नाउ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और फाइनली बचे आपका 360 डिग्री में दोबारा वो उसी पोजीशन पे आया था जहां पे ये इनिशियली था। ठीक है, तो ये जो एक वेव जनरेट हुई है वो उसके एक रोटेशन पे डिपेंड है। जब उसका एक रोटेशन कंप्लीट होगा तभी एक वेव जनरेट होती है। तो मतलब कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होती हैं एवरी सेकंड, उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, मेरे नंबर ऑफ रोटेशन में। हमारे जो घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में ऐसी 50 वेव्स जनरेट होती हैं, तब जाके जो फ्रीक्वेंसी हमें 50 हर्ट्ज मिलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसमें, जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बेटा, मैक्सिमम अगर आप चाहते हो कि आपके जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना, तो इंक्रीज करने का सबसे बढ़िया तरीका है, पहले तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए। ठीक है, जो एरिया है उस एरिया को बढ़ा दो, क्योंकि जितना बड़ा एरिया रखोगे ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसमें से पास होगी, ईएमएफ की वैल्यू ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है इसमें। दूसरा यार, स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ा दो, क्योंकि आप स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ाएंगे तो जल्दी जल्दी चेंज आएगा। और फैराडे के सेकंड लॉ में कहा था, हाउ फास्ट और हाउ स्लो यू आर मेकिंग अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, द स्ट्रेंथ ऑफ ईएमएफ डिपेंड्स ऑन इट। मतलब कितनी जल्दी आप वो चेंज लेके आते हो फ्लक्स का, कितनी फास्ट या कितनी स्लो आप करते हो, उस पर डिपेंड करता है ईएमएफ की स्ट्रेंथ क्या होगी। तो ये बात भी आप ध्यान रख रहे हैं। ठीक है जी, गुड। और फाइनली दो नोट्स की बात कर लेते हैं बेटा। पहला, by increasing the speed of the rotation the frequency of the AC will also increase and along with the increase in the maximum value of EMF of the induced EMF। बिल्कुल सही, अगर नंबर ऑफ रोटेशन आप तेज मतलब उसकी स्पीड बढ़ा देते हो घूमने की, तो उससे फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ रोटेशंस बढ़ रही हैं आपकी, और साथ साथ उसमें जो EMF की वैल्यू है वो भी आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा,
इसने ये बहुत अच्छी बात कही जो मैंने आपको बता चुका हूं कि जो भी हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसमें ईएमएफ की जो वैल्यू होती है या करंट की जो वैल्यू होती है वो पीरियोडिकली चेंज होती रहती है। जैसे कि पहले क्लॉकवाइज मान लो करंट जा रहा था, फिर आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट जाने लग गया, तो पीरियोडिकली लगातार इसमें चेंज आता है। अब बात करेंगे बेटा डीसी करंट और एसी करंट में बेसिकली क्या डिफरेंस है। देखिए सबसे बड़ा बात, डीसी करंट वो है जिसमें हमारा जो मैग्नीट्यूड होता है करंट का वो फिक्स रहता है। मतलब अगर कोई मुझे कहेगा ग्राफ बनाइए डीसी करंट का, तो अगर ये मेरा करंट है और ये मेरा टाइम है तो डीसी करंट ये होगा, मतलब इसमें वैल्यू फिक्स रहती है। और इसमें क्या होता है, पीरियोडिकली लगातार चेंज होती रहती है। ये खास बात है मेरे एसी करंट के अंदर, ठीक है। ये टाइम है मेरा। उसके बाद ये एक ही डायरेक्शन में मूव करती है और मैंने क्या कहा है इसमें लगातार डायरेक्शन चेंज होती रहती है। मान लो पहले करंट आपका क्लॉकवाइज गया, उसके बाद करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज आता है, तो ये रिवर्स होता रहता है पीरियोडिकली फिक्स टाइम में। इसको ऑब्टेन करना तो आपको यार बैटरी सेल चाहिए, बट इसको ऑब्टेन करने के लिए आपको मेन सप्लाई या एसी जनरेटर की रिक्वायरमेंट है, तभी आप ये कर सकते हो। इसी में ना एक बहुत बड़ा सवाल आता है और वो सवाल ये है कि मतलब एसी की एडवांटेज क्या है डीसी के ऊपर, ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं यार कि जब हम बात करते हैं किसी भी एसी करंट की, तो उसकी सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि उसमें लगातार करंट की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसकी यही प्रॉपर्टी है जिस वजह से हम अपनी मर्जी से इसके वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। डीसी करंट के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता उसकी नॉलेज मैं अभी जस्ट थोड़ी देर में आपको दे दूंगा जब मैं आपको ट्रांसफॉर्मर समझाऊंगा। तो एसी करंट के साथ क्योंकि ऐसे किया जा सकता था, क्योंकि उसके वोल्टेज को कम या ज्यादा किया जा सकता था, और इसी वजह से हम एसी करंट को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करवा सकते थे विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। बट डीसी करंट के अंदर हम उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करवा सकते थे, क्योंकि वायर्स में जब करंट आपका फ्लो करता है तो आई स्क्वायर आर टी के हिसाब से, जो कि जूल हीटिंग इफेक्ट है, आपकी काफी एनर्जी तो हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी। तो हमने ये तरीका निकाला कि क्यों ना एक काम किया जाए, हम ना जो वोल्टेज होती है मेरे किसकी करंट की, एसी करंट की, हम उसकी वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। जब वोल्टेज बढ़ाते हैं उसकी जो करंट की वैल्यू वो घट जाती है। तो ऐसा क्यों होता है ये भी बताऊंगा आगे जाके, बट करंट की वैल्यू घट जाएगी। करंट की वैल्यू घट जाएगी तो आई स्क्वायर आर टी के हिसाब से कम अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन होगी और लॉन्ग डिस्टेंस में उसको ट्रेवल करा सकता हूं। तो एसी का ये सबसे बड़ा फायदा था कि हम उसको लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उसकी डीसी की नहीं की जा सकती थी। और ये सबसे बड़ा एडवांटेज है एसी का ओवर डीसी। बाकी बात ठीक है कि पोटेंशियल वाइज देखा जाए तो बहुत स्ट्रांग होता है एसी आपका एज कम्पेयर टू डीसी। हार्मफुल भी एसी ज्यादा है एज कम्पेयर टू डीसी, बट एट द सेम टाइम अगर एक इसका डिसएडवांटेज है तो ज्यादा एडवांटेजेस नहीं है इसके, तो इसलिए हम इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको यार ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे बेटा ट्रांसफॉर्मर की। क्या होता है बेटा ट्रांसफॉर्मर, पहले हम जान लेते हैं। देखिए ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम होता है आपके एसी करंट के वोल्टेज को या ईएमएफ को बढ़ाना या कम करना। और किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये? इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो मैंने कहा था आपको कि जब कभी भी फ्लक्स में चेंज आएगा उससे ईएमएफ इंड्यूस होती है। आज मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊंगा। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो आराम से आप इस एनिमेशन को देखिए। इस एनिमेशन के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब आपके फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो उसके फ्लक्स के चेंज की वजह से साथ वाला जो कॉइल है उसमें भी चेंज आ रहा है। अब पहले मन में सवाल आता कि सर ऐसा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो चलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा बता दूं आपको फटाफट। देखिए क्या होता है ना कि जब हम अपने एक ऑल्टरनेटिव करंट को जानते हैं तो ऑल्टरनेटिव करंट में क्या होता है, करंट की वैल्यू कम या ज्यादा होती है पहले, तो साथ साथ उसकी डायरेक्शन में चेंज आता है। अब देखिए जैसे जैसे करंट की वैल्यू आपकी बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा कि इसके अंदर फ्लक्स की वैल्यू बढ़ती है। जब फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो उसके साथ का जो कॉइल है उसमें भी आपकी फ्लक्स का इन्फ्लुएंस मिलेगा, जिसकी वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अब जैसे वो घटेगा करंट आपका, करंट कम होने से क्या होगा कि इसकी फ्लक्स की वैल्यू अब घटेगी। जब फ्लक्स की वैल्यू घटेगी तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट केस में आप फिर देख सकते हो बेटा कि अब फिर से करंट की वैल्यू आपकी बढ़ रही है और फिर घट रही है। तो लगातार करंट की वैल्यू क्योंकि आपकी इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है इन द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मैनर, तो फ्लक्स में ना लगातार चेंज आता रहता है। उसी फ्लक्स के चेंज के इन्फ्लुएंस में जो साथ वाला कॉइल है उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होता है और हमें वैसा सा ही क्या मिल जाता है, ऑल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है या ऑल्टरनेटिंग जो करंट है वही हमें वहां पे मिल जाता है उसी मैनर के अंदर। लेकिन ट्रांसफॉर्मर की एक बड़ी खास बात होती है। ट्रांसफॉर्मर की खास बात यह होती है कि
हम चाहें तो हमारे आउटपुट को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि मुझे ज़्यादा वोल्टेज चाहिए या कम वोल्टेज चाहिए। अब उसकी कहानी के लिए आपको थोड़ा मैं अगले वाली बात में लेके चलता हूँ। जैसे आप पहले तो आप ये देखिए क्या हो रहा है कि लगातार आपके फ्लक्स में चेंज आ रहा है, उसकी वजह से जो ईएमएफ है उसमें हमारा इंडक्शन हो रहा है। आपको याद है मैंने आपको कहा था कि यार एसी करंट में हमारे लिए एडवांटेजेस है एज कम्पेयर टू डीसी, ऐसा क्यों? तो आप समझने की कोशिश करें। अब एसी करंट में क्या होता है ना, क्योंकि लगातार आपके जो फ्लक्स है उसमें चेंज आता रहता है ना, उसकी वजह से मेरे आउटपुट वोल्टेज में फर्क पड़ता रहेगा। लेकिन डीसी करंट की सबसे बड़ी इशू क्या है कि यार इसमें करंट कांस्टेंट होता है, और करंट कांस्टेंट होने की वजह से फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आता, और क्योंकि फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आता तो साथ वाले कॉइल में भी कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस नहीं होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता ही नहीं है। तो जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो लगातार करंट में इंक्रीज डिक्रीज आने की वजह से इसके फ्लक्स में लगातार इंक्रीज डिक्रीज आता है, जिसकी वजह से साथ वाले कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस होता है उसी पोलैरिटी के हिसाब से। ठीक है जी। तो ये यही बात आपको मैं समझानी थी कि क्यों हम डीसी करंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते टू स्टेप अप और स्टेप डाउन, मतलब वोल्टेज को बढ़ाना या कम करने के लिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करें यहाँ देखो, सिंपल से सॉफ्ट आयरन के आपके ये कोर, इसमें सेंटर में ना एक सॉफ्ट आयरन, जब यहाँ दिखाओ ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ये सॉफ्ट आयरन कोर होता है। आपको पता है उसकी परमेबिलिटी ज्यादा होती है और मैग्नेटिक फ्लक्स को मतलब एक कॉइल से दूसरे कॉइल में प्रॉपरली पहुंचाने में ये हेल्प करता है आपका। इसके अलावा ये जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉपर की स्ट्रिप्स हैं, ये टी और यू शेप के अंदर होती है, जैसे आप इसमें देख सकते हो, इसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। और ये ना एक दूसरे से लैमिनेटेड होती है, मतलब एक कॉइल का मतलब जैसे मान लो मेरे पास कॉपर की शीट है, ये कॉपर की शीट है और ये नेक्स्ट कॉपर की जो शीट होगी ना, वो एक दूसरे के पीछे ऐसे चिपकाई होती है। और जब एक दूसरे के पीछे चिपकाते हैं ना, उसके बीच में एक वार्निशिंग लिकर सा लगा देते हैं, जो कि इंसुलेट करता है एक स्ट्रिप और दूसरे स्ट्रिप को आपस में। ये इसलिए होता है क्योंकि एक करंट है जिसको बोलते हैं हम एडी करंट। एडी करंट वो करंट होता है जो फ्लक्स के चेंज होने से किसी भी शीट के अंदर प्रोड्यूस होता है। अगर एडी करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी। उसी चीज को अवॉइड करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, पतली पतली शीट्स काट लेते हैं, उनके बीच में हम क्या कर देते हैं, वार्निशिंग लिकर लगाकर उनको आपस में जोड़ देते हैं और हमारा काम बन जाता है। तो रिड्यूस एडी करंट ये सब ऐसा किया जाता है। बस उसके बाद हमने क्या करना है कि इसके एक साइड में हमने कॉइलिंग करनी है, उसके दूसरे साइड में हमने कॉइलिंग करनी है। अब डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कॉइल्स कितने टाइप के आपके ट्रांसफॉर्मर है वो बता देता हूँ बेटा। देखो बेसिकली हमारे पास तो दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। एक मेरे पास बेटा होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, और एक मेरे पास स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। स्टेप अप का मतलब यही है कि जिसमें आपकी वोल्टेज जो है वो आपकी इंक्रीज करे, और स्टेप डाउन वो होता है जिसमें जो वोल्टेज है वो आपकी बेटा डिक्रीज करती है। वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो करंट जो है इसमें डिक्रीज होगा, अगर वोल्टेज डिक्रीज हो रही है तो करंट इसमें इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों होगा? कई लोग ओम्स लॉ के साथ बड़ा रिलेट करते हैं इस चीज को, ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन बिफोर दैट इन बातों को पहले समझ लेते हैं। नोट नंबर 1 कहता है कि द लैमिनेटेड कोर प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू एडी करंट्स, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। दूसरी बात ये कि द एडवांटेज ऑफ ए क्लोज्ड कोर इज दैट इट गिव्स अ क्लोज्ड पाथ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड देयरफॉर ऑलमोस्ट ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉज्ड ड्यू टू द करंट इन द प्राइमरी कॉइल रिमेन्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल। मतलब ये मैंने आपको क्या कहा था कि जो सॉफ्ट आयरन को अंदर डाला जाता है उसका काम होता है कि प्राइमरी कॉइल के अंदर जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं वो प्रॉपरली आपकी ट्रांसफर हो सके मेरे सेकेंडरी कॉइल के अंदर। बाकी वो सॉफ्ट आयरन इसलिए लेते हैं क्योंकि उसकी हाई परमेबिलिटी होती है, उसको बार बार चार्ज और डिस्चार्ज करने से कम लॉसेज होते हैं। इस लॉसेज को हिस्टैसिस लॉस भी कहा जाता है, तो बहुत मिनिमाइज होता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जिसके बेसिस पे ये सब कुछ आपका काम करता है वो बात आप प्लीज समझ लीजिए। और बहुत सिंपल सा लॉ है बेटा। लॉ ये कहता है हमारा कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास, मान लेते हैं ये मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं, चलो ये जिस कॉइल से आपका करंट एंटर करता है, एसी करंट एंटर करता है, उसको हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं। पहले तो क्या कहते हैं? प्राइमरी कॉइल कहते हैं। और सामने वाली जो कॉइल होती है जिसमें हम आउटपुट लेते हैं, ये क्या है आपका आउटपुट, ये मेरी सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, तो एक मेरे पास प्राइमरी कॉइल है और एक मेरे पास सेकेंडरी कॉइल है। चलो ये बात तो सिंपल है। तो बात सिर्फ ये है कि इसमें बनने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स जो होती है उससे ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और जितने मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंक इसके साथ होगा उसमें ईएमएफ इसका इंड्यूस होगा। आइडियली हम ये मान के चलते हैं
कि जितना ईएमएफ इंड्यूस होगा मेरे प्राइमरी में और उसको अगर उसके नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड कर दिया जाए, मान लो इसमें 10 टर्न है तो मैं उसको ईपी डिवाइड बाय एनपी कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, नहीं ये हो जाएगा ईएमएफ पर यूनिट टर्न। ईएमएफ पर यूनिट टर्न का मतलब होता है कि एक टर्न कितना ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये मतलब होता है। और अगर यहां पे फाइंड करना चाहूँ करूंगा तो ई एस अपॉन एन एस करूंगा, तो ये मतलब हो गया नंबर ऑफ, नंबर नहीं इसको बोलूंगा सेकेंडरी ईएमएफ पर यूनिट टर्न। ये हो गया प्राइमरी ईएमएफ पर यूनिट टर्न, ये हो गया सेकेंडरी ईएमएफ पर यूनिट टर्न। मतलब इसका एक टर्न कितना ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है ये वो वैल्यू है, और इसका भी एक टर्न कितना ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है ये वो वाली बात हो रही है। ठीक है जी। आइडली हमारा ये मानना होता है कि इससे बनाया हुआ मतलब पर यूनिट टर्न जो ईएमएफ जिस इसमें से पास हो रही है उतनी ही पर यूनिट टर्न जो ईएमएफ है वहां पे प्रोड्यूस होगी। मतलब ये कि ईपी बाय एनपी आपका एनएस बाय एनएस नहीं था, क्या था आपका, ईपी बाय एनपी आपका हो जाएगा ईएस बाय एनएस। इसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को थोड़ा रीशफल किया, मतलब ईएस अपॉन ईपी इज इक्वल आया एनपी एनएस ओवर एनपी, है ना, एनएस ओवर एनपी हमारे पास आ जाता है। ये जो रेशियो आप देख रहे हो इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या टर्न रेशियो कहा जाता है। इस रेशियो के बेस पर डिपेंड करता है कि कितने टाइम्स आपकी जो पोटेंशियल है, जो आपका ईएमएफ है, उसमें इंक्रीज या डिक्रीज आएगा। मान लो अगर इसकी रेशियो की वैल्यू 10 है तो इसका मतलब है कि 10 गुना वोल्टेज बढ़ जाएगी। अगर 1/10 हुआ तो मतलब 1/10 जो है वो आपकी ईएमएफ हो जाएगी। तो पहले तो इस बात को समझो, ये क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी का एक टर्न जो ईएमएफ बना रहा है सेकेंडरी का एक टर्न भी उतना ही ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। तो ये बात प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। ये इसमें से तो बेटा वो एसी करंट पास कर रहा है, बट उसके इफेक्ट से मेरा जो प्राइमरी कॉइल है उसमें ईएमएफ जनरेट होती है। ठीक है, तो ये अब आप क्लियर हो गए, मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, चलिए डन। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो बेटा किसी भी एक आइडियल ट्रांसफार्मर की जब हम बात करते हैं, अगर मैं ये मान के चलूं कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, कोई लीकेज ऑफ करंट या कोई ईएमएफ का लीकेज नहीं हो रहा, तो जितनी इनपुट पावर होती है उतनी ही आउटपुट पावर के बराबर होती है। मतलब जितना इनपुट पावर होगा सेकेंडरी का उतना ही प्राइमरी का बराबर होगा। अब आपको क्या पता है बेटा कि हमारा जो क्या कहते हैं उसको पावर है वो होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ पे वोल्टेज हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और करंट है, और क्योंकि इनिशियल फाइनल के बराबर तो मतलब ये टर्म क्या रहेगा, ये आपका कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि E इज इक्वल टू बेटा कांस्टेंट डिवाइड बाय करंट। इक्वल टू और कांस्टेंट को हटा दिया जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का निशान आता है। अब आप इस फॉर्मूले में देख सकते हो कि अगर E की वैल्यू बढ़ेगी तो करंट घटेगी, अगर E की वैल्यू घटेगी तो करंट आपका बढ़ेगा। इसी के बेसिस पे ट्रांसफॉर्मर काम करता है। तो ओके, सो अगर मुझे सेकेंडरी के अंदर पावर दिखानी तो ई एस इंटू आई एस की है, प्राइमरी में देखेंगे तो ई पी इंटू आई पी किया हमने यहाँ पे, और हमने ऑलरेडी अभी करके हटे हैं कि ई एस अपॉन ई पी हमारा एन एस अपॉन एन पी के बराबर है। तो इस कॉन्सेप्ट और इसको मिलाकर हमारा एक मेन फॉर्मूला बन गया जो कि न्यूमेरिकल परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना यार। ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एम पी, बस करंट उल्टा लिख देना, मतलब आई पी अपॉन आई एस होना चाहिए। बस ये बात ध्यान रखना और ये फॉर्मूले को याद रखना, आराम से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, डेरिवेशन डेरिवेशन कुछ नहीं है, फॉर्मूले याद रखो, बस दैट्स इट, उतना ही बहुत होता है हमारे लिए। ठीक है, चलिए। सो डिपेंडिंग अपॉन किस नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में कितने हैं, दो तरह के ट्रांसफॉर्मर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक स्टेप अप स्टेप डाउन, और थोड़ा सा इसके बारे में डिटेलिंग समझ लेते हैं। देखिए बेटा ये जो आप देख रहे हो ये मेरा एक, ये प्राइमरी में देखो नंबर ऑफ टर्न्स कम है, सेकेंडरी में ज्यादा है ना, तो नंबर ऑफ सेकेंडरी ज्यादा है टर्न्स में एज कम्पेयर टू प्राइमरी। तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पेपर में आपको ड्रॉ करने को अगर आएगा तो आप काइंडली इस ये चीज आपने ड्रॉ करनी है, ढंग से देख लीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स में डिफरेंस दिखना चाहिए। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ टर्न्स कम है, यहाँ पे ज्यादा होने चाहिए, पहली बात। इसके साथ ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी चाहिए, वो क्या है, देखिए प्राइमरी केस में देखो ये मेरा कौन सा है, ये मेरा स्टेप अप है। तो स्टेप अप का मतलब होता है कि मेरी वोल्टेज जो है, जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मेरी प्राइमरी के वोल्टेज के, है ना। गुड, बात समझना आप। तो अगर मेरी ईपी की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू ईएस के वैल्यू के,
तो मतलब है जो करंट मेरा ईपी में होगा, प्राइमरी में जो करंट होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी के। मैं इसको थोड़ा सा और साफ तरीके से लिख के आपको समझा के कोशिश करता हूँ। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारा क्योंकि ये एक स्टेप अप है, स्टेप अप में क्या होता है कि हमारे पास जो सेकेंडरी है ईएमएफ वो ज़्यादा होती है प्राइमरी के। और मैंने करंट के बारे में क्या कहा था कि सेकेंडरी में जो करंट होगा क्योंकि इन्वर्स होते तो लेस होगा मेरे प्राइमरी के। तो क्योंकि मेरे प्राइमरी में ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, इसलिए प्राइमरी जो वायर यूज़ की जाती है वो थोड़ी थिक यूज़ की जाती है, बट सेकेंडरी जो वायर हम यूज़ करते हैं वो थिन यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें कम कम करंट जो है वो फ्लो होता है। ऐसा डिफरेंस इसलिए रखना चाहिए ताकि कॉस्ट इफेक्टिव बने हमारा, अदरवाइज अगर हम सेम रखेंगे तो ज़्यादा कॉस्टिंग का वो बनता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपने स्टेप अप की बात करी है, जब वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट तो घट रहा है आपका, इसलिए आपने इस्तेमाल करना है एक थिन वायर का, क्योंकि थिन वायर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है ना, कम करंट फ्लो करेगा। और अगर मैं एक प्राइमरी की बात करूँ थिक वायर का मैं इस्तेमाल करूँगा। इसके अलावा अगर मैं बात कर रहा हूँ आपकी किसकी बात कर रहा हूँ मैं, स्टेप डाउन की। अब ये स्टेप डाउन क्यों है मेरा, क्योंकि देखो नंबर ऑफ सेकेंडरी जो है कॉइल वो लेस है नंबर ऑफ प्राइमरी के, इसलिए जो ईएमएफ होगा सेकेंडरी का कम होगा ईएमएफ ऑफ प्राइमरी के, बट करंट जो होगा सेकेंडरी में वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी। क्योंकि ऐसा हो रहा है इसलिए, क्योंकि सेकेंडरी में ज़्यादा करंट जाएगा इसलिए अब इस टाइम इसको हम क्या करेंगे, थिक रखेंगे, और ये वाला जो पॉइंट है हम इसको क्या रखेंगे बेटा, थोड़ा सा थिन रखेंगे इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी। ठीक है, तो ये बात याद रखना। बाकी प्राइमरी जो है अगर वैसे भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इन कंपैरिजन टू प्राइमरी सेकेंडरी क्या होना चाहिए उसके बारे में बात हो रही है। तो अगर ये प्राइमरी है तो सेकेंडरी में अगर कम करंट जा रहा है तो आपने थिन लेनी है, अगर ज़्यादा जा रहा है तो उसमें आपने थिक जो वायर है उसका आपने इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया जी, गुड। बाकी अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी इसमें आखिरी, वो भी मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। कहता है द यूज ऑफ द थिकर वायर इन द कॉइल रिड्यूस इट्स रेजिस्टेंस एंड देयरफॉर रिड्यूस द लॉस ऑफ हीट, जो मैंने आपको पहले बताया। इस तरह के लॉस को बेटा हम कॉपर लॉस का नाम देते हैं। आई होप आपको बेटा ये बात समझ अच्छी तरह आगे हो गई। ठीक है, गुड। सो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं अपने डिफरेंस के ऊपर कि भाई स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या डिफरेंस है। जल्दी से खत्म करते हैं बेटा। देखो पहली बात तो यही है कि यार अगर मैं बात कर रहा हूँ स्टेप अप की तो वोल्टेज जो है वो आपकी बेटा बढ़ेगी, है ना। एक काम करते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। देखिए तो स्टेप अप में क्या होगा बेटा, वोल्टेज बढ़ेगी, और स्टेप डाउन में वोल्टेज घटेगी। उस हिसाब से बाकी में क्या क्या होगा ये आपको पता है। टर्निंग रेशियो इसकी ग्रेटर देन 1 होती है क्योंकि इसने स्टेप अप करना है तो वोल्टेज बढ़नी, मतलब टर्निंग रेशियो ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें टर्निंग रेशियो जो है वो लेस देन 1 रहती है। इसमें प्राइमरी कॉइल आपका थिक रहता है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी, इसमें सेकेंडरी कॉइल थिक रहता है एज कंपेयर टू प्राइमरी। क्यों होता है रीजन मैं बता चुका हूँ। सो आई होप आपको ये सब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फाइनली एक ही वीडियो के अंदर मैंने आपको डीसी मोटर, एसी जनरेटर और साथ में ट्रांसफार्मर की वर्किंग प्रिंसिपल ये सब समझा दिया है। एंड आई होप आपको पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया ना तो पहले तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।